एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो इन सेशन के पीछे मेरा क्या मकसद है, मेरा 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है। इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे में आएंगे। ठीक, ये क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन पिक होते हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है, आपको इसको 110% 150% रिलाय रहना है इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनिंग के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज के सेशन। वैसे लेक्चर नंबर 44 ये है क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, उससे आगे मैं आज करवाऊँगा। तो टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार स्वतंत्रता कौन सी है? उत्तर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। कई बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब स्वतंत्रता में कौन सा क्लाउज आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है संविधान के अनुसार स्वतंत्रता कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से मतलब जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का मतलब क्या नहीं है? इसका उत्तर है, स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी नहीं है। सरकार कुछ पाबंदियां लगा सकती है लोगों की स्वतंत्रता पर। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या नहीं है? स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी नहीं है। सरकार कुछ पाबंदियां लगा सकती है लोगों की स्वतंत्रता पर। अगला प्रश्न है, लोगों की स्वतंत्रता पर कौन पाबंदियां लगा सकता है? इसका उत्तर है सरकार। ठीक है, लोगों की स्वतंत्रता पर, पीपल्स लिबर्टी के ऊपर कौन सी जो है बैन्स या बैरियर लगा सकता है? कौन लगा सकता है? तो सरकार, गवर्नमेंट लगा सकती है। अपने किसके अनुसार व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार व निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है संविधान के अनुसार, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। तो किसके अनुसार व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार व निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है संविधान के अनुसार, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को छोड़कर। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? इसका उत्तर 24 घंटे। अगला टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? तो इसका उत्तर है 23 और 24। तो 23 और 24 आर्टिकल अनुच्छेद में क्या होता है? शोषण होता है। पहले 2 छोड़ के, ठीक है, 20 के बाद पहले 2 छोड़ के 22 के बाद 23 और 24 शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों बनाया गया? क्योंकि संविधान निर्माता ने यह सोचा कि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों बनाया गया? क्योंकि संविधान निर्माता ने यह सोचा कि कमजोर वर्गों का शोषण न हो। अगला प्रश्न है, संविधान में खास तौर पर किन किन बुराइयों का जिक्र है? इसका उत्तर है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को निषेध करता है। ओके, और अनुच्छेद 23 जबरन काम का निषेध करता है। तो कई बार क्वेश्चन ये सीधा पूछा जाता है कि जबरन काम लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 23 में आता है। और बाल मजदूरी का निषेध अनुच्छेद किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम काम नहीं करा सकते। इनके जो है बीड़ी बनाने वाले कारखाने, पटाखे, देशलाई, प्रिंटिंग, रंग रोगन आदि कारखानों में शामिल करने वाले बच्चे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो 25 से 28 में आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। अगला प्रश्न, जिसमें किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती उससे हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। जिसमें किसी भी धर्म को आधिकारिक मतलब ऑफिशियल
रिलीजन की मान्यता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। अगर अपने धर्म में शासन को क्या होना चाहिए, इसका उत्तर है धर्म में शासन को सभी धर्म से उदासीन व निरपेक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति को किसी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है। तो क्या प्रश्न है, धर्म में शासन को क्या होना चाहिए? धर्म में शासन को सभी धर्म से उदासीन व निरपेक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति को किसी धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार है। अगला प्रश्न, धर्म का मतलब क्या नहीं है? इसका उत्तर, धर्म का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार जो चाहे वह करे। जैसे कोई आदमी देवता या अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर या पशु बलि नहीं दे सकता। तो धर्म का मतलब क्या नहीं है? धर्म का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार जो चाहे वह करे और कोई आदमी देवता या अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर या पशु बलि नहीं दे सकता। अगला टॉपिक है संस्कृत व शैक्षणिक अधिकार। तो संविधान ने क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को स्पष्ट किया है? इसका उत्तर है संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार को स्पष्ट करता है। तो संविधान ने क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को स्पष्ट किया है? इसका उत्तर है संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। अल्पसंख्यक नागरिकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार कौन से हैं? तो इसका उत्तर है नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह में अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार है। सरकार या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। तो नागरिकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार कौन से हैं? नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह में अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार है। सरकार या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। अगला प्रश्न, सरकार या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। यह हमारा कौन सा अधिकार है? इसका उत्तर है संस्कृत व शैक्षिक अधिकार। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह के अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। यह किस अधिकार में आता है? उत्तर संस्कृत एवं शैक्षिक अधिकार में आता है। अगला सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है? इसका उत्तर स्कूल व शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यक का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं, किसी स्थान पर एक खास भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक नहीं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में भी अल्पसंख्यक है। हमारे पास अधिकारों को लागू करने की मांग वह लागू करने के उपाय है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे पास अधिकारों को लागू करने की मांग व लागू करने के उपाय हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? इसका उत्तर है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है। अगला प्रश्न, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसी के कारण बी आर अम्बेडकर ने इसे क्या नाम दिया? इसका उत्तर है इसी के कारण बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। अब संविधान की आत्मा वो हृदय कहा जाता है। इसका उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो संविधान की आत्मा वो हृदय किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब किसी अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा हृदय कहा, इसका उत्तर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मौलिक अधिकार किससे ऊपर? इसका उत्तर है विधायिका, कार्यपालिका व सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधि तथा फैसलों से ऊपर है।
अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति सामाजिक या सार्वजनिक हित के लिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर अदालत में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जनहित याचिका। तो जनहित याचिका किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर अदालत में अगर कोई जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जनहित याचिका। अगला प्रश्न, जनहित याचिका किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है, जब मामला सामाजिक एवं सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1993, 1993 में होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। 1993 क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया था? 1993 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसकी तरह एक स्वतंत्र निकाय? इसका उत्तर न्यायपालिका की तरह स्वतंत्र है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसकी तरह एक स्वतंत्र निकाय है? न्यायपालिका की तरह। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधी अन्य तथ्य। इसका उत्तर, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अध्यक्षता जज करते हैं लेकिन ये अदालती मामलों में फैसला नहीं देती। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधी तथ्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अध्यक्षता जज करता है। मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? जज करते हैं, जबकि यह अदालती मामलों में फैसला नहीं देती है। मतलब जो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह अदालती फैसलों में फैसला नहीं देती है। अगला क्लास नंबर 9th, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी। लेसन 1, पालमपुर गांव की कहानी। उत्पादन का संगठन। क्वेश्चन है, उत्पादन का संगठन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं सेवाएं उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। प्रश्न है, वस्तुओं व सेवाओं के लिए कौन सी 4 चीजें महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। दूसरा है श्रम। तीसरा है भौतिक पूंजी, औजार, मशीन, भवन, ईसाई पूंजी कहलाते हैं। और अगला है कच्चा माल और नगद मुद्रा, कार्यशील पूंजी कहलाती है। और उत्पादन के कारक। अगला प्रश्न है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? इसका उत्तर हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, गांव में भूमि की माप को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है गुंठा। गांव में भूमि की माप को क्या कहता है? गुंठा। अगला प्रश्न है, बरसात के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ, ज्वार व बाजरा। बरसात में कौन सी? खरीफ की फसल, ज्वार और बाजरा। अगला प्रश्न है, सर्दी के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? इसका उत्तर है रबी की फसल, यानी कि गेहूँ। भारत में कितनी फसल क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका उत्तर 40% से भी कम। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कितनी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल की पैदावार को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बहुविध फसल प्रणाली। तो आप मतलब एक से ज़्यादा फसल है, उससे कौन सी प्रणाली कहते हैं? बहुविध, मतलब बहुत सारी विधियाँ वाली प्रणाली। अगला प्रश्न, 1960 में कौन सी क्रांति हुई थी? इसका उत्तर है हरित क्रांति। 1960 में कौन सी क्रांति हुई थी? हरित क्रांति। तो अगला प्रश्न, हरित क्रांति की विशेषताएं। उत्तर, हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज, गेहूँ, चावल के तरीके सिखाए हैं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति किन राज्यों में थी? इसका उत्तर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका उत्तर है पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो हरित क्रांति सबसे पहले क्या हुई थी? पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किन राज्यों ने किया? पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। नंबर 1 प्रश्न, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला टॉपिक है संसाधन के रूप में लोग। लेसन नंबर 2। और प्रश्न, जनसंख्या कब मानव पूंजी में बदल जाती है? इसका उत्तर, जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा में निवेश होता है। अगला प्रश्न है, उत्पादक दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीडीपी। उत्पादक दृष्टि से जनसंख्या पर विचार क्या कहलाता है? करना क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीडीपी। अगला प्रश्न है, जब मानव को शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर मानव पूंजी निर्माण। अगला प्रश्न है, विविध संसाधनों से संबंधित क्रियाकलापों को कौन से 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है? इसका उत्तर प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय।
और अब प्राथमिक श्रेणी में किससे शामिल किया जाता है? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन आदि भी शामिल है। और द्वितीय श्रेणी में किसे शामिल किया जाता है? विनिर्माण, उद्योग वगैरह लगाना आदि। तृतीय श्रेणी में कौन सी शामिल है? अगला प्रश्न है, उसका उत्तर है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं के कितने भाग होते हैं? इसका उत्तर है 2। अगला प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं के कौन से 2 भाग होते हैं? बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। अगला प्रश्न है बाजार क्रियाओं में क्या शामिल होता है? इसका उत्तर है बाजार क्रियाओं में वेतन व लाभ के लिए इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। बाजार क्रियाओं में क्या शामिल होता है? बाजार क्रियाओं में वेतन व लाभ के लिए इनमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तु व सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। अगला प्रश्न है गैर बाजार क्रियाओं में क्या शामिल होता है? इसका उत्तर गैर बाजार क्रियाओं में स्व उपयोग के लिए उत्पादन शामिल होता है। अगला प्रश्न है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को 2010 में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में सर्व शिक्षा अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा व सार्वभौमिक लक्ष्य के लिए किसने पहल शुरू की थी? इसका उत्तर केंद्र सरकार ने। प्राथमिक शिक्षा व सार्वभौमिक लक्ष्य के लिए किसने मतलब शुरुआत की थी? तो केंद्र सरकार ने। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया था। स्कूल लॉटो शिविर भी चलाया गया था। सेतु कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए और लॉटो शिविर भी इससे संबंधित था। अगला प्रश्न भारत में 2014 में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हुई? इसका उत्तर है 68.3। भारत में 2016 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 34। बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसका तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी से कम दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। अब श्रम बल जनसंख्या वाले लोगों में कितने गिना जाता है? इसका उत्तर 1559 वर्ष के लोगों को। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी होती है? नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी उससे कहते हैं जब लोग एक वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं, इसलिए यह गांव में देखने को ज़्यादा मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसका उत्तर किसी काम में 5 लोगों की जरूरत हो और वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं तो अतिरिक्त 3 लोग होंगे, उनको प्रच्छन्न बेरोजगारी में गिना जाएगा। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है शून्य बेरोजगारी, शून्य उत्पादकता किससे संबंधित है? इसका उत्तर प्रच्छन्न बेरोजगारी से संबंधित है। शून्य उत्पादकता प्रच्छन्न बेरोजगारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है बेरोजगारी में वृद्धि किसका सूचक है? इसका उत्तर मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था। बेरोजगारी में वृद्धि सूचक है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है बेरोजगारी में वृद्धि किसका सूचक है? मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी दर कैसी है? इसका उत्तर सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय व निबंध उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। अगला प्रश्न भारत में बड़ी संख्या में निम्न आय व निबंध उत्पादकता वाले लोगों की गिनती किसमें की जाती है? इसका उत्तर नियोजित लोगों की में की जाती है। नियोजित लोगों में की जाती है। अगला है अध्याय 3 निर्भरता एवं चुनौती। अब भारत व विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों की तो इसके माध्यम से समझाया गया है। तो भारत विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। अगर प्रश्न है भारत में कौन सा व्यक्ति निर्धन है? इसके भारत में और चौथा व्यक्ति निर्धन है। अवस्था 1 करोड़ भारत के लोग निर्धन है। भारत की अर्थव्यवस्था 2012 में 270 मिलियन लोग शामिल थे।
निरंतर का अर्थ क्या होता है? निरंतर का अर्थ भुखमरी व आश्रय का न होना है। इसके साथ यह ऐसी स्थिति है जिसमें लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, बीमार का इलाज नहीं कर पाते, स्वच्छ जल सफाई का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, वह असहायता की भावना के साथ जीना आदि। महात्मा गांधी ने निरंतर से संबंधित क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, भारत में सही अर्थों में तभी स्वतंत्रता मिलेगी जब यह का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार निर्धनता किसे कहते हैं? इसका तो जो आय व उपभोग के स्तर से संबंधित है, लेकिन जब निर्धनता को निरक्षरता, कुपोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवा की कमी, रोजगार अवसरों की कमी आदि में शामिल किया जाता है। अरब ने सामाजिक अपवर्जन से अभिप्राय, आपका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर सामाजिक अपवर्जन से अभिप्राय किसी को कम व किसी को ज़्यादा लाभ के अवसर मिलते हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति व उच्च आयु वर्ग में भेद का सुरक्षा पर आधारित निरंतर का विश्लेषण अब सामान्य होता जा रहा है। अगला प्रश्न, निरंतर की सामान्य विधि किस पर आधारित है? इसका उत्तर है आय व उपभोग के स्तर पर। अगला प्रश्न है, भारत में कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। निर्धनता रेखा का आकलन कब होता है? 2 या 5 वर्ष प्रति दर्ज सर्वेक्षण के माध्यम से। निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण गठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। अगला प्रश्न है, 2011-2012 में भारत में निर्धनता अनुपात कितना हुआ? ठीक है, तो है 22%। निर्धनता प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है? इसका उत्तर है SC और ST। निर्धनता के मामले में अनुसूचित जनजाति 100 में से 43 निर्धन है। कहाँ से संबंधित है? उत्तर, ग्रामीण, कृषि श्रमिकों, नगरीय अनियमित मजदूर। भारत में 2011-2012 की जनगणना के अनुसार निर्धनता रेखा निर्धनता के कारण क्या है? ऐतिहासिक कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के कारण, आर्थिक विकास का निर्मूल होना, 1980 तक विकास दर की हो रही, अंग्रेजों ने पारंपरिक हस्तशिल्प नष्ट कर दिए, वस्त्र उद्योग नष्ट कर दिए, जिसके कारण 1980 तक धीमी विकास दर रही। तो अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने पारंपरिक हस्तशिल्प शब्द किया वह वस्त्र उद्योग नष्ट किया, जिसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, भारत में रोजगार घटे, जनसंख्या बढ़ी, दोनों में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। निर्धनता निरोधी उपाय कौन से हैं? उत्तर, सरकार की वर्तमान निर्धनता समिति 2 कारकों पर आधारित है, एक आर्थिक समृद्धि व लक्ष्य निर्धारित निरोध। अगला प्रश्न, 1980 के दशक से भारत की आर्थिक विकास दर कैसी रही? 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। 1980 में 1990 में 6% रही। अगला प्रश्न, निर्धनता जो रेखा के लिए योजना कौन सी है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने, हर घर स्वाधीन का रोजगार, सतत विकास में मदद करना, सूखा, वन कटाई, मिट्टी कटाव से बचाव। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005 में महिलाओं को कितने % आरक्षण था? 1/3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? 2004 में। काम के बदले अनाज कब शुरू की थी? 2004 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज मौसम राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना का उद्देश्य 2004 में शुरू हुई थी। 150 पिछड़े जिलों के लिए यह कार्यक्रम
उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता हो, जो कुशल शारीरिक काम के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की थी? 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, उन्हें लघु व्यवसाय व उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। अगला प्रश्न, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1995। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया था? 1995 में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है 1995 में स्थापित। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 25 लाख रोजगार का लक्ष्य। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की थी? 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? उसका उत्तर सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण व सरकारी सहायता के द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। अगला प्रश्न है जी 4099 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू की थी। प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कोई ज़रूरतमंद बंदा होगा उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। सो टेक केयर, जय श्री कृष्णा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। लाइक कर देना यार, लाइक तो ठोक के देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।